आफ्टर 50 एसिड रिफ्लेक्स एक बहुत कॉमन इश्यू हो गया है। वैसे टू बी ऑनेस्ट, आजकल किसी भी बीमारी के लिए कोई एज की लिमिट तो रह नहीं गई है, लेकिन एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम जो है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। इतनी तकलीफ होती है, पूरा दिन एक घुटन मची रहती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रैक्टिकल होम रेमेडीज, योगा, एक्सरसाइज, डाइट, जिसने मेरी कम्युनिटी जो 50 प्लस है उनको बहुत हेल्प की। कुछ की एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो गई, कुछ को बहुत राहत मिली है और सिर्फ 10% लोगों को मेडिकल हेल्प की जरूरत लगी। मैं खुद जो अपनी सेहत का इतना ध्यान रखती हूँ, मुझे खुद को साइलेंट एसिड रिफ्लेक्स था, तो इसकी क्या तकलीफ है मुझे फर्स्ट हैंड पता है। मैं बाद में आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या किया कि अभी मुझे साइलेंट एसिड रिफ्लेक्स से प्रॉपर फुल तरीके से आराम है। इसलिए मैं आपके सामने आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस वीडियो का फ्लो कैसा रहेगा। नंबर 1, 4 तरीके के एसिड रिफ्लेक्स और उसके सिम्टम्स। नंबर 2, एसिड रिफ्लेक्स क्यों होता है। नंबर 3, लिस्ट ऑफ फूड जो आपको एसिड रिफ्लेक्स में अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 4, लिस्ट ऑफ फूड जो आप एसिड रिफ्लेक्स में खा सकते हैं। नंबर 5, टिप्स एसिड रिफ्लेक्स को मैनेज करने के लिए। नंबर 6, योगा एंड एक्सरसाइज जो काम करती हैं एसिड रिफ्लेक्स को मैनेज करने के लिए। नंबर 7, होम रेमेडीज जो सच में काम करती हैं एसिड रिफ्लेक्स को मैनेज करने के लिए। स्टमक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए और हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने के लिए। तो इस कंडीशन में जो है हाइपोक्लोरहाइड्रिया, इसमें स्टमक एसिड कम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये सारे फंक्शंस अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हेयर लॉस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, पूरा दिन थकावट रहती है और जो नेल्स हैं वो वीक और ब्रिटल होते हैं। और विटामिन डेफिशिएंसी, स्पेशली कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B12, आयरन, जिंक, इन सब की कमी हो जाती है। ब्लोटिंग, हार्टबर्न, बर्पिंग, फार्टिंग। अब आप सोचेंगे कि अगर स्टमक में एसिड कम प्रोड्यूस होता है तो फिर एसिड रिफ्लेक्स क्यों होता है, एसिड तो कम बन रहा है। देखिए, जो खाना है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उस वजह से हमारे स्टमक में प्रेशर बढ़ता है और उसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, बाइल, ये सब ईसोफेगस को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें एसिड रिफ्लेक्स जैसे सिम्टम्स होते हैं। अब आप कैसे पता लगाएं कि आपको ये लो स्टमक एसिड है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज, सुबह में आप 5 ग्राम बेकिंग सोडा को 500 ml पानी में मिला करके गरारे कीजिए और थोड़ा सा पी लीजिए। 5 मिनट वेट कीजिए। अगर 5 मिनट के अंदर आपको बर्प नहीं आती है तो इसका मतलब आपके स्टमक में एसिड कम प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा टेस्ट आप क्या कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर, उसको 10 ml 1 ग्लास पानी में लीजिए और उसको खाना खाने के 15 मिनट पहले लीजिए, उसके बाद खाना खाइए और फिर देखिए कि अगर आपको लगे कि हाँ मुझे खाना खाने के बाद प्रॉब्लम उतनी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो सकता है। सेकंड, हाइपरक्लोरहाइड्रिया, इस कंडीशन में स्टमक में एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है जो इरिटेट करता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये एक दरवाजे का काम करता है हमारे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। तो जब एसिड बार बार उसको जाके इरिटेट करता है, वो ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से शुरू होता है हार्टबर्न, चेस्ट पेन, एब्डोमेन पेन, वेट लॉस और थोड़ा ही खाना खाने में ऐसे लगता है कि हमारा पेट पूरी तरीके से भर गया है, फार्टिंग, ब्लोटिंग, बैड ब्रेथ। तो ये सारे कंडीशंस हाइपरक्लोरहाइड्रिया यानी कि जब स्टमक में एसिड ज्यादा बनता है तब होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये है कि नहीं, तो जैसे हमने हाइपोक्लोरहाइड्रिया में एप्पल साइडर विनेगर लिया था खाना खाने के 15 मिनट पहले, इसमें हम एलोवेरा जूस पिएंगे खाना खाने के 15 मिनट पहले और फिर आपको खाना खाना है, क्योंकि एलोवेरा हमारे स्टमक को सूट करता है, तो इससे आपको एसिड रिफ्लेक्स में आराम मिल सकता है। अब आप सोचेंगे कि क्या स्टमक एसिड इन दोनों कंडीशन में हमारे ईसोफेगस तक जाता है, तो नहीं। हाइपो और हाइपर दोनों ही कंडीशन में स्टमक एसिड हमारे ईसोफेगस तक नहीं जाता है, लेकिन स्टमक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे डाइजेशन में। तो उसकी वजह से जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और जो बाकी एंजाइम्स हैं वो भी अपना ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो जो इरिटेशन है वो हमारे ईसोफेगस तक जाती है और हमारा जो स्फिंक्टर है वो अच्छे से काम नहीं करता है, मतलब कि वो बंद होता है तो वो स्टमक एसिड बिल्कुल हमारे ईसोफेगस तक नहीं जाता है। लेकिन अगर वो ठीक से बंद नहीं हो रहा है, खुल रहा है या रिलैक्स्ड है, तो इस वजह से हाइपो या हाइपर की कंडीशन में वो एसिड रिफ्लेक्स जैसे सिम्टम्स दे सकते हैं।
अब हाइपरक्लोरहाइड्रिया की वजह से स्टमक लाइन इरिटेट होती है, स्पिंस्टर इरिटेट होता है, इस वजह से हमें एसिड रिफ्लेक्स वाला फील आता है। हालांकि अगर ये बहुत टाइम तक चलता रहे तो गर्ड का रूप ले सकता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, जिसको हम एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें स्टमक एसिड ईसोफेगस तक चला जाता है, जिसमें हार्ट बर्न, ब्लोटिंग जैसी चीजें असहनीय होती हैं। लास्ट है लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्स। इसमें जो स्टमक एसिड है वो थ्रोट तक चला जाता है। क्योंकि ये टिपिकल एसिड रिफ्लेक्स जैसे इश्यूज नहीं देता है, जैसे कि हार्ट बर्न, चेस्ट पेन, इसलिए इसको साइलेंट एसिड रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या फीलिंग रहता है कि जैसे गले में ना कुछ अटका हुआ है, आप बार बार उसको स्वेलो करते हैं लेकिन कुछ भी अंदर जाता नहीं है, वो वापस ऊपर आ जाता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे ये था। ओके, सो एक और चीज है जो पूरा दिन रहती है, वो है गला साफ करने वाली प्रक्रिया बनी रहती है, जैसे लेकिन गला साफ नहीं होता है। ये साइलेंट एसिड रिफ्लेक्स स्पेशली सिंगर्स के लिए बहुत खराब होता है, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही आवाज का है और इसमें आवाज बहुत बदलती है। गले में दर्द होता है, फ्लेम जैसा कुछ बना रहता है और ऐसा लगता है जैसे नाक के जरिए कुछ गले में जा रहा है। ये जो पूरा फील है ये पूरा दिन बना रहता है। तो चारों में से चाहे कोई भी एसिड रिफ्लेक्स हो, परेशानी तो चारों में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसिड रिफ्लेक्स होता क्यों है? नंबर 1 रीजन क्रॉनिक स्ट्रेस। वैसे तो स्ट्रेस हर बीमारी की जड़ है, इसीलिए कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है। गट हमारे शरीर का सेकंड ब्रेन है, वहां पर सेरोटोनिन 90% बनते हैं, जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं। हमारे भूख लगने को ट्रिगर करते हैं, उठने और जागने की साइकिल को ट्रिगर करते हैं। इसलिए ही जैसे हमें स्ट्रेस होता है वो डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डालता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब हम खुश होते हैं तो कुछ पेट में गुड़गुड़ होती है, या जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमें नजर आ जाए तो भी हमारे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है। और जब हम एंजाइटीफुल होते हैं या नर्वस होती है तो पॉटी करने वाला फील रहता है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे स्ट्रेस का और हमारे गट का। इसीलिए जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं हमारे एब्डोमेन मसल्स भी टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स भी होता है। नंबर 2, एज। एज की वजह से स्टमक के मसल्स वीक हो जाते हैं, स्पिंस्टर के मसल्स वीक हो जाते हैं, तो वो बराबर से काम नहीं करते हैं और वापस होता है एसिड रिफ्लेक्स। सलाइवा भी कम बनता है, जो हमारे पूरे डाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसलिए एज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है एसिड रिफ्लेक्स के लिए। नंबर 3, ओबेसिटी एंड स्लो मेटाबॉलिज्म। ये दोनों ही एब्डोमेन पे प्रेशर करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं एंड अगेन एसिड रिफ्लेक्स होता है। नंबर 4, मेडिकल कंडीशंस जैसे कि गैस्ट्रोपेरेसिस। इसमें खाना बहुत स्लोली डाइजेस्ट होता है और स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ बहुत स्लोली मूव होता है, जिसकी वजह से अगेन एसिड रिफ्लेक्स होता है। देन एच पाइलोरी इन्फेक्शन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक्लेजिया, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, ये सब एसिड रिफ्लेक्स को ट्रिगर करते हैं। नंबर 5, लाइफस्टाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, जैसे कि ईटिंग हैबिट्स क्या है, क्या आप बाहर ज्यादा खाते हैं, क्या आप रात को ज्यादा खाते हैं, बेसमय खाते हैं, ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, तो ये ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, स्लीप साइकिल कैसी है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। देन क्या आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब आप कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं एसिड रिफ्लेक्स को। अब मैं उस फूड लिस्ट को शेयर करूंगी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं जब तक आपकी एसिडिटी में आराम ना मिल जाए। तो अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसको अपनाने से आपकी एसिडिटी में आपको आराम मिल सकता है। होम रेमेडीज अभी भी बाकी हैं, वो वीडियो के एंड में है। ऑलराइट, तो सबसे पहला टिप, कैफीन। अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है तो कॉफी से दूर रहिए, बिकॉज इसमें होता है कैफीन। इसकी वजह से ये हमारे स्पिंस्टर को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से एंजाइटी से एसिड रिफ्लेक्स बना हुआ है। अब स्पिंस्टर रिलैक्स हुआ कैफीन की वजह से, सो ये एसिड फ्लो कर सकता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स बन सकता है। नंबर 2, स्ट्रेस। अब ये तो आपको पता ही है कि चिंता कितना बड़ा विषय होता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें ताकि आपकी एसिडिटी में आपको राहत मिले। नंबर 3, हाइड्रेशन। पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन का।
खाने को डाइजेस्ट करने में या फिर न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिएं। सर दर्द अगर होता है तो वो भी डिहाइड्रेशन का एक कारण होता है। नंबर 4, च्यूइंग। क्योंकि हम खाना जितनी देर तक चबा के खाएंगे उतनी देर तक सलाइवा का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए खाना चबा चबा के खाना बहुत जरूरी होता है। नंबर 5, फ्रीक्वेंटली खाएं और ओवर ईटिंग तो बिल्कुल ना करें। फ्रीक्वेंटली खाने से स्टमक एसिड कम प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लेक्स कम होगा। नंबर 6, स्पाइसी फूड से दूर रहें, फैटी फूड से दूर रहें और मिल्क प्रोडक्ट स्पेशली मिल्क से तो बिल्कुल दूर रहें। नंबर 7, वॉक आफ्टर मील्स। बहुत फायदा देगी आपको अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करेंगे, क्योंकि इसमें आपके डाइजेशन को बहुत आराम मिलेगा। आप खाना खाने के तुरंत बाद वॉक कर सकते हैं, क्योंकि आपने कम खाना खाया है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप 15 से 20 मिनट्स खाना खाने के बाद वॉक कीजिए। इट विल हेल्प यू और आपके एसिड रिफ्लेक्स में ये आपको आराम भी दे सकता है। नंबर 8, बेड का सिरहाना ऊपर करके सोए, ताकि जो एसिड रिफ्लेक्स की वजह से एसिड इसोफेगस तक आता है वो ना आए। वैसे मेरे एक ट्रेनी ने क्या किया था कि उन्होंने पिलो के बदले जो उनका बेड का जो लेग्स थे ना, उनके नीचे ही कुछ रखा था, जिससे बेड को लिफ्ट मिला, तो उससे उनको काफी आराम मिला। नंबर 9, हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। तो जो एक्सरसाइज करते हैं वो हैवी लिफ्ट ना करें अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है तो। नंबर 10, फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो फास्टिंग आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। नंबर 11, एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है, क्योंकि ज्यादा वजन बढ़ने से हमारे एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स होता है। नंबर 12, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। टाइट कपड़े पहनने से भी एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि कोर मसल की वीकनेस की वजह से एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। कोर मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वो देख सकते हैं और कोर मसल एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही जेंटल है, कोई भी उन एक्सरसाइज को कर सकता है। नाउ डायफ्राम भी एक मसल है जिसकी वीकनेस की वजह से हर्निया हो सकता है, एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे हमारा डायफ्राम स्ट्रांग बनेगा और ब्रीदिंग से एसिड रिफ्लेक्स में तो आराम मिल ही सकता है, साथ में स्ट्रेस रिलीफ भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको 2 योगा आसना बताती हूँ। तो पहले हम करेंगे उज्जयी ब्रीदिंग। अब इसमें क्या करना है कि नोज से ही हमें इनहेल करना है और नोज से ही एक्सहेल करना है। इनहेल तब तक करना है जब तक हमारा पेट फूल ना जाए। इसको हम बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं। अब इनहेल करते समय ध्यान रखें कि ऐसी आवाज आए जैसे समुद्र की लहरों में से आती है। कैसे आती है समुद्र की लहरों में से आवाज? ओके, तो ऐसी ही आवाज आपको कोशिश करनी है। शुरू शुरू में शायद ना हो पाए, बट कोशिश यही रहेगी। चलिए, इनहेल, इसी साइकिल को आपको 5 मिनट तक करना है। आराम से कीजिए, रिलैक्स से कीजिए। ये कोई भी कर सकता है, जिनको हाई बीपी है, लो बीपी है, एंजाइटी है, एसिड रिफ्लेक्स है, ये अदरवाइज भी बहुत अच्छी है। नाउ दूसरा योगा, तो इसको हम बोलते हैं दीर्घ प्राणायाम। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है और इनहेल और एक्सहेल नाक से ही होगा। अब ये कैसे करना है कि जब हम इनहेल लें तो सबसे पहले हमारा पेट फूलेगा, फिर हमारा रिब केज एंड देन चेस्ट। तो इनहेल करते समय स्टार्टिंग यहां से होगी 1 2 3, और एक्सहेल करते समय उल्टा, पहले यहां से सांस निकालेंगे, देन रिब केज एंड देन एब्डोमेन। मैं करके बताती हूं।
तो ये लास्ट में मैं आपको एक ब्रीदिंग प्राणायाम बता रही हूँ जिससे आपको एसिड रिफ्लेक्स में और स्ट्रेस से रिलीफ होने में मदद मिल सकती है। इसमें हम ब्रीदिंग 3 हिस्सों में करेंगे। 4 सेकंड तक हम इनहेल करेंगे, 7 सेकंड तक इसको रोकेंगे और 8 सेकंड तक इसको एक्सहेल करेंगे। इनहेल करते समय हमें नोज से इनहेल करना है और एक्सहेल करते समय हमें माउथ से एक्सहेल करना है। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं होम रेमेडीज पे। नंबर 1, बेकिंग सोडा। इसको लेना कैसे है? 5 ग्राम को 500 ml पानी में मिलाइए, गरारे कीजिए और इसको सिप सिप करके पी जाइए। ध्यान रखें कि ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है। हालांकि ये स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन ज्यादा एल्कलाइन होने पर भी इश्यू कर सकता है। इसलिए इसको सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन की तरह लें, इसको परमानेंट बिल्कुल ना बनाएं और अपने रूट कॉज तक पहुंचे कि प्रॉब्लम कहाँ है। एटलीस्ट तब तक ये आपको राहत देगा, आपकी बॉडी को हील होने का थोड़ा समय मिलेगा। नंबर 2, एप्पल साइडर विनेगर। अब इसको कैसे लेना है? 5 से 10 ml को 500 ml पानी में मिलाइए और खाना खाने के 15 मिनट पहले इसको लीजिए। इसको वो लोग ले सकते हैं जिनको स्टमक एसिड कम बनता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा बनता है तो आप इसको बिल्कुल न ले। अब ये पता कैसे चलेगा? अगर तो ये लेने से आपको लग रहा है कि आपकी एसिडिटी में थोड़ा रिलीफ मिला है तो ये आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसको लेने से और प्रॉब्लम बढ़ गई है तो फिर आप इसको बिल्कुल ना लें। नंबर 3, एलोवेरा जूस। ये बहुत सूदनिंग होता है हमारे स्टमक लाइनिंग के लिए, इसोफेगस लाइनिंग के लिए। इसलिए जिनको स्टमक एसिड ज्यादा बनता है या कोई भी, वो इस एलोवेरा जूस को ले सकता है। अब इसको कैसे लेना है? सेम 10 ml 500 ml पानी में लीजिए, खाना खाने के 15 मिनट पहले लीजिए। नंबर 4, स्लिपरी एल्म। ये पेड़ की छाल से बना होता है और इसकी काफी सूदिंग प्रॉपर्टीज होती है और ये काफी फायदा दे सकता है डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए, सोर थ्रोट के लिए या काफी जिसको खांसी होती है उनके लिए। नंबर 5, कैमोमाइल टी। इसकी भी काफी सूदिंग और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सूद कर सकती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग गैस, स्टमक क्रैम्प एंड इंडाइजेशन। मुझे साइलेंट एसिड रिफ्लेक्स मेरी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के दौरान हुआ था, क्योंकि बहुत फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस था। 2 महीने मैं लड़ी हुई एसिड रिफ्लेक्स से और वो 2 महीने बहुत बुरे थे, बट इन द एंड मैं उस कंपटीशन की विनर थी, ऑल बिकॉज ऑफ माय फैमिली सपोर्ट। एसिडिटी की जड़ तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि किसी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। विशिंग यू ऑल हैप्पी हेल्दी लाइफ।